की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन थर्ड से करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किए थे और फैक्टर थ्योरम को समझा था। उसी फैक्टर थ्योरम को समझने के साथ साथ हम लोग आज क्वेश्चन थर्ड को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 को आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल, कि x - 1 जो है वो किसी भी पॉलीनोमियल का, जो भी हमको पॉलीनोमियल है दे रखा होगा उसका फैक्टर है। मतलब इसने एक बात तो हमारी क्लियर कर दी है कि जो पॉलीनोमियल कोई से हमको दे रखे हैं उन सब का जो फैक्टर है वो है x - 1। क्लियर यहां तक? ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था फैक्टर थ्योरम के अंदर? हमने क्या दो चीजें पढ़ी थी कि अगर x - 1 किसी भी पॉलीनोमियल का किसी भी पॉलीनोमियल का फैक्टर होता है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो उस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए उस टाइम पे 0 आनी चाहिए, तभी x - 1 का फैक्टर होगा। और अगर वैल्यू 0 आती है तब x - 1 px का फैक्टर होता है। दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की इनवर्स है और है इक्वली सेम चीज है बिल्कुल। तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारा पॉलीनोमियल है ये और हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू। बहुत इजी है, हमको पता है कि हर पॉलीनोमियल जो है आपको वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर है? x - 1 जो है आपका ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी x की हमारी प्लस की 1। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस की 1 इसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पॉलीनोमियल के अंदर इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, ओके। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब मैं इसके आगे क्या करता हूं, 0 लगा देता हूं। क्यों? अब आप लोग पूछोगे सर आपने इसके आगे 0 क्यों लगाया? अभी तक तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां तक हमने 0 नहीं लगाया था। ठीक है, यहां भी आपने 0, क्वेश्चन में 0 नहीं दे रखा, तो आपने 0 क्यों लगाया? तो बहुत सिंपल सी बात आप लोग देखिए ये कि जब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि x - 1 पॉलीनोमियल्स का फैक्टर होगा, इसका मतलब जो भी पॉलीनोमियल की वैल्यू आएगी क्या वो 0 की इक्वल नहीं होगी? होगी। पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो जब पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल है तो खुद पॉलीनोमियल भी तो 0 की इक्वल होगा। इसमें ही वैल्यू रखने पे तो 0 आंसर आएगा आपका, है कि नहीं? बस इसी चीज के साथ फैक्टर थ्योरम को यूज किया है मैंने और यहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए हमको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सिर्फ इसी को मानेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 यहाँ पे वापस आ गया प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर? 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो k 0 - 2 एंड k इज इक्वल टू -2। ये लीजिए k की वैल्यू बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर ली है फैक्टर थ्योरम को यूज करके। बहुत सिंपल है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, यहां भी हमको px हमारा दे रखा है ये 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। सर √2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सेम चीज है कि x - 1 इनका फैक्टर है तो x की वैल्यू आपकी +1 आ जाएगी। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और हम यहाँ 1 वैल्यू रखेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलीनोमियल जो होगा वो 0 की, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, क्योंकि भाई x - 1 हर पॉलीनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल है इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड इसको कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 होता है। क्लियर? k 1 जा k और प्लस √2। अब देखिए 2 एक रेशनल है, √2 एक इरेशनल नंबर है, दोनों आपस में सॉल्व होंगे नहीं, तो दोनों को ट्रांसपोज कर देते हैं उस तरफ। तो k इज इक्वल टू 2 वहां जाके -2 हो जाएगा और ये √2 वहां जाके -√2 हो जाएगा। क्लियर? अगर आप क्वेश्चन आंसर को यहां तक भी ध्यान देते हो तो भी आपका सही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इनको प्लस कर सकते हैं, मतलब इन जो हमारे दोनों नंबर हैं, है ना, इनकी वैल्यू हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, -1 कॉमन बाहर निकाल लेंगे दोनों में से, तो 2 प्लस √2 बन जाएगा। ठीक है, आप 1 लिखो ही मत, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे भी आप सिर्फ -1 दो बाहर, तो -2 प्लस √2 इसका आंसर है।
यहां तक भी लिख देते तो भी सही होता, टीचर इसको रॉन्ग नहीं करेगा। क्लियर? ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा अलग बताया एडवांस लेवल का कि आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो उसका है थर्ड का थर्ड, वो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बहुत इजी पॉलिनोमियल दे रखा है हमको ये वाला, तो पहले हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ये है, तो x की वैल्यू ओनली 1 आ जाएगी, इसको हमको पुट करना है इसके अंदर 1। ठीक है, अगर मैंने गलती से वहां -1 अगर लिख दिया था p के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही कर लेना। ठीक है, k 1 का स्क्वायर -√2 और 1 + 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है हमने 0 क्यों लगाया है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, k 1 जा k हो जाएगा, -√2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? ओके, कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल सही एकदम। दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, एक रेशनल है एक इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वहां ले जाते हैं अपन। तो k इज इक्वल टू -1 + √2 इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? k की वैल्यू यहां इसकी ये फाइंड आउट हो गई। आंसर नंबर 4 पे चलते हैं अपन फटाफट से। px आपको दे रखा है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, x - 1 का फैक्टर है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस 1 वैल्यू को हमको कहां रखना है, यहां पे रखना है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए ये यहाँ पे आपका आ गया कि 1 का स्क्वायर -3 1 + k इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल में क्यों लिखा, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फैक्टर है x - 1। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, k 1 जा k हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। k + k 2k, -3 वहां जाके +3, तो 3 आ गया, और k इज इक्वल टू 3/2 इसकी वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहां बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें एक नई तो नहीं है वो आपके लिए, आपने पहले भी उसको ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, तो वो मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, तो आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक हो जाएगा कि कौन सा मेथड और किस तरीके से उस मेथड को हमको यूज करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फैक्टराइज करना है, बहुत इजी। अब फैक्टराइज करना है तो कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टराइज करना है, बहुत सारे मेथड हमने सीखे थे। ठीक है, आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग फैक्टराइज करते थे, और एक मेथड आपने सीखा था जिसका नाम जो है बहुत सारे बच्चे याद रखते ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो उसका नाम क्यों याद नहीं रखते, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उस सेकंड मेथड का नाम याद नहीं रखते, लेकिन जैसे ही उनको बताऊंगा आपको, हाँ ये मेथड हमने 8th क्लास में किया था। ठीक है, और सिर्फ 9th क्लास के बच्चों की बात नहीं है, 10th क्लास के बच्चे भी इस मेथड को याद नहीं रखते हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है, और नाम से ही आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटीज से अगर हमको फैक्टराइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज जो हमारी थी, तो हम आइडेंटिटी का यूज कब करते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी के, है ना। 12 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो उस केस में हमारे पास सेकंड नंबर का मेथड होता है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना है, बीच वाले टर्म को हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर हम उसको हम फैक्टराइज बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है, अगर 1 के अलावा दूसरा नंबर होगा तो वो आपको दिख जाएगा, जैसे 12 आपको दिख गया, लेकिन 1 नहीं दिखेगा। अगर x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, सपोज कीजिए अभी यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे होता, तब उस केस में आप क्या करते, अगर यहाँ पे नंबर नहीं तो क्या मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ नंबर है, यहाँ है 1, लेकिन 1 हम लोग शो नहीं करते, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको इस केस के अंदर। लेकिन यहाँ 12 है, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा हो गया 12। अब ऐसा नंबर ढूंढो आप कि जिसका सम निकाले, ठीक है, ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि सम निकालने पर तो -7 आना चाहिए, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे 12 आंसर आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं
ठीक है, वो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। तो देखिए बहुत सिंपल, आप सोचो कि 12 किस किस की टेबल में आता है, किस किस की टेबल में 12 आता है। तो देखो बहुत सिंपल चीज है, 4 3 जा 12 होते हैं, 4 3 जा 12। क्या मैं 4 और 3 को प्लस करूंगा तो 7 आएगा? यस, 4 और 3 को प्लस करूंगा तो 7 आएगा, लेकिन -7 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी बात तो है नहीं, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, दोनों के आगे माइनस माइनस लगा दो तो नंबर भी प्लस हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आ जाएगा। बहुत सिंपल, इस तरीके इस चीज को आपको यहाँ पुट करना है। क्लियर है? देखिए तो 12x² ऐसे के ऐसे ही रहेगा, -7x को हमने इसको तोड़ लिया इस चीज के अंदर, मतलब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं -4 -3 और बाहर x लिख दो +1। क्लियर हो गया ये चीज? इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह समझाऊंगा, लेकिन अभी अपन ये चीज करते हैं। चलो, तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमको नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये हमने इसको तोड़ दिया और बाहर हमने इसको कोएफिशिएंट x लगा दिया, वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम सही करते हैं तो ये हो जाएगा -4x -3x, क्योंकि x इनसे आपको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब लेना है इन दोनों का कॉमन, आपको इन दोनों का लेना है कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर? 4x। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस, यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x आपने पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 3x कैसे आया? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ 3x कैसे आया? तो देखो ना, 12x² है, हम 12x² को कैसे लिख सकते हैं? 4 3 जा 12 into x into x। अगर इसमें से मैं 4 और x को कॉमन लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 3x बचेगा। तो ये तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि बिना कैलकुलेशन करे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अंदर क्या बचेगा, क्योंकि आपने 8th क्लास में ऑलरेडी ये चीज की है। क्या देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन बाहर लेते हैं। तो हम -1 को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस का 1। क्लियर हो गई ये चीज आपकी? इतनी सी आपको यहाँ पे ये चीज करनी थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों नंबर जो है आपके सेम आने चाहिए विद साइन। दोनों नंबर जो ब्रैकेट में, दोनों ये जो एक्सप्रेस टर्म्स हैं ये सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जबरदस्ती सेम नहीं लाने। आपको ये नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो आप कि इसको मल्टीप्लाई करने पे और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाली चीज आनी चाहिए, मेरी तो आ रही है, आपकी भी आनी चाहिए। ये दो चीजें आपको चेक करनी है कि एक तो ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेकंड चीज जो आपने बाद में लिया है, हमेशा आपको यही प्रॉब्लम आएगी, ये कर लोगे आप, यहाँ सेकंड नंबर में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, उसको चेक करना है एक बार आप अपनी सेफ्टी के लिए सही है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे जो बाहर वाले हैं उनको साथ में लिख दो, जो अंदर वाले हैं उनका एक लिख दो। ये लीजिए फैक्टराइज हो गया है, दो फैक्टर्स आपके यहाँ निकल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये है आपके पास, अब मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6। 6 आ गया, 2 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको सम करने पे तो माइनस का 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। बताओ कौन सा नंबर ऐसा होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ रहा हो और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पे 7 आ रहा हो माइनस का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 6 किसकी टेबल में आता है, वो चेक कर लो आप। 6 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, तो 2 3 6। क्या 2 और 3 को प्लस करने पे 7 हो रहा है? नहीं। माइनस करने पे हो रहा है? नहीं। 3 की टेबल में आता है, 3 2 6, वो सेम चीज हमने पहले कर ली। अब आता है डायरेक्ट 6 की टेबल में, खुद 6 1 जा 6, 6 + 1 7 हो गया आंसर। साइन किसका है? माइनस का, तो दोनों हम क्या लगा देंगे? माइनस के, -6 -1, इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे 6 भी प्लस का है। तो सिंपल सीधे ये आपको सोचना है। तो देखिए 2x² -7 को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, आप चाहे आगे कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस का 3 हो गया। क्लियर हो गया?
अब मल्टीप्लाई कर दो आप जो आपके पास वो नंबर आया था -6x - x + 3। क्लियर है आता? अब देखो इसका कॉमन एंड इसका कॉमन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें से कॉमन लूं तो मुझे दिख रहा है 2x कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है -3x, ओ सॉरी 3 ओनली। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार आप, अगर आपको लग रहा है कि गलत है। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, x 3 कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या लेंगे कॉमन? 1, माइनस का 1 ले लेंगे। ठीक है, x - 3। अब मैंने आपको बोला था कि एक तो ये दोनों सेम आने चाहिए, आ रहे हैं। दूसरी चीज इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, आ रहा है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, आपको भी ऐसे चेक करना है। जो बाहर वाले हैं उनको साथ में लिख दो, अंदर वाले में से एक लिख दो, दैट इज द आंसर। तो ये देखिए बहुत इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर दिए हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पे ये है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने आपको, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 होते हैं 36। ऐसा नंबर सोचो मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और उसका सम करने पे प्लस का 5 आना चाहिए। बताओ ऐसा नंबर कौन सा है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए 36 और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने में 5 आ जाए। दैट इज 9 × 4 एंड 9 - 4। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे 6x² है, 5 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब तोड़ा है किसके अंदर, प्लस 9 - 4, ठीक है, x में, और माइनस का 6। अब आप इसको लिख दो एक्सपेंड करके कि ये +9x हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इनका एलसीएम, इनका कॉमन लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2x + 3, और अगर यहाँ हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2x + 3। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था कि ये दोनों एक तो सेम आने चाहिए, सही आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी चेक करना है। तो जो दो बाहर वाले हैं उनको साथ में लिख दो, ठीक है, अंदर वालों को एक करके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है, चलो, तो 3 4 जा दैट इज 12। प्रोडक्ट करने पे 12 आना चाहिए, सम करने पे 1 आना चाहिए माइनस का। क्लियर है? चलो तो फिर यहां देखो कितना हो रहा है, ये 12। तो ऐसा कौन सा नंबर है 12 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। तो 4 3 जा 12 होता है क्या? हाँ होता है। और -4 + 3 1 होता है क्या माइनस का? हाँ होता है सर। तो मतलब ये सही है। तो यहाँ पे 3x² आप लिखेंगे, मैं एक काम करता हूँ +3 आगे लिख देता हूँ, ओ सॉरी एक मिनट, +3 - 4 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉमन देखो आप दोनों का सेम सेम आ जाएगा इसलिए। तो ये खोलने पे क्या हो जाएगा मेरा नंबर, प्लस का 3x माइनस का 4x और लास्ट में माइनस का 4। ठीक है, ये चीज करके देखनी है आपको, जो मैं इरेज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और सम ऐसे पीछे करके। धीरे धीरे क्या होगा, आप ओरली खुद ही करने लग जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? चलो 3x लेंगे तो x + 1 यहाँ बचेगा, इन दोनों -4 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 यहाँ बचेगा। क्या मेरे दोनों अंदर वाले सेम है? यस। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, तो आपको भी सही करना है। 3x - 4 और यहाँ x + 1, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, जिसने शायद जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भूल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे पक्का ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, जो इन सब से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं वो सारी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है? तो वो हम अलग से उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशंस बहुत बड़े हैं, तो वो आपको अलग से मैं उसकी चीज को समझाऊंगा।
ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करना है, आपको ये समझना है, प्रैक्टिस करनी है, गूगल पे जाके नए नए क्वेश्चंस निकालें आप कि स्प्लिट इन द मिडिल टर्म हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, हमारे माइंड को शार्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप ठान लो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस आपको मन बनाना है और वो चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। तो इसी चीज के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।